इस चैनल पे फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एक नए मामले को। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो मामला हुआ था, इसको देखेंगे। तो इस मामले पर आने से पहले इसकी समझ ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बशर्ते इसके बैकग्राउंड में कुछ और भी बातों को जानें। तो दो फ्रेज चलते हैं संविधान और कानून से जुड़े हुए मामलों में, या दो वाक्य कहें कि बहुत मशहूर हैं। तो वो कौन से दो वाक्य हैं? तो विधि की प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा चलता है सम्यक विधि, अर्थात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि ये दोनों क्या हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि संविधान में जो नियम और प्रक्रिया बतलाए गए हैं, उसके आधार पे कोई कानून बनाया गया है या नहीं। अगर उसमें उस प्रक्रिया और नियम को पूरा करते हुए बनाया गया है तो कानून सही है। दूसरी कौन सी चलती है? तो सम्यक विधि अर्थात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या है कि दोनों बातें देखी जाती है। पहली देखी जाती है कि प्रक्रिया बनाने की सही है कि नहीं कानून की, और दूसरा जो एडिशनल देखा जाता है कि यह कानून सही है या नहीं है, कहीं यह किसी दुर्भावना से तो प्रेरित नहीं है, या इसके पीछे कुछ और इंटेंशन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जांच परख की जाती है। परंतु कुछ मामलों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, इसकी आलोचना भी होती है। आलोचना क्यों होती है? तो इसमें इसमें कुछ जजों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून की जांच पड़ताल होती है कि सही है या गलत है। तो इसमें तर्क दिया जाता है कि दो दो सदन मिल के जब जिस कानून को बनाए हैं, इतने डिबेट करने के बाद उसको कुछ जज मिल के खारिज कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं। यह ऐसी बात कह के इसकी आलोचना की जाती है। अब हम आते हैं दो मामले जिनको कि देखेंगे। तो पहला एक मामला है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का था। तो इस मामले में क्या हुआ था कि ए.के. गोपालन जो थे, वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्हें बंदी बना लिया गया था सरकार के द्वारा। तो मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रीट डाली गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। खारिज करने का कारण क्या बतलाया गया था? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बतलाई गई थी कि जो जिस कानून के तहत इन्हें बंदी बनाया गया है, वह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार से सही है। तो जब कानून सही है तो फिर गिरफ्तारी कैसे गलत हो सकती है? तो यह कह के उनके बंदी को बंदी मुक्त नहीं किया गया था। तो उस समय भी इस बात की आलोचना हुई थी। अब आते हैं दूसरा मामले पे, जिसको एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के नाम से जाना जाता है। 1976 का यह मामला है, और कई जगह इसे हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में अनुच्छेद 352 के तहत, और राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 359 एक का इस्तेमाल करते हुए मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया था। अब उस समय में देश के अलग अलग हिस्सों में या पूरे भारत भर में जितने भी शीर्ष नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त भी कई छोटे मोटे जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, लाखों व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया था। तो कई तरह के बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट देश के अलग अलग हाई कोर्टों में डाले गए थे। उसमें से 9 हाई कोर्ट ने बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की सरकारें बंदियों को रिहा नहीं करना चाहती थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजों की पैनल बनाया, बेंच बनाई। उस बेंच ने इस मामले को देखा, और जो चीफ जस्टिस थे उस समय के ए.एन. रे थे, जो काफ़ी विवादास्पद रहे। तो इस बेंच ने 4-1 से फैसला दिया। फैसला
इनका भी वही कहना था कि ये जो भी इमरजेंसी और उसके प्रावधान या मूल अधिकारों को छीना गया है वह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत बनाए गए कानून के आधार पर किया गया है, अतः इनकी गिरफ्तारी जायज है। और इस फैसले की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। अभी भी कहा जाता है कि भारत के न्यायिक इतिहास का ये सबसे काला अध्याय है यह फैसला। इवन कि 4-1 से फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 सालों के बाद ये स्वीकार किया था कि यह फैसला गलत था, और उस फैसले में एकमात्र जो जज थे जिनका फैसला सही था, और वो जो 4-1 से निर्णय हुआ था, तो एक जो विपक्ष में फैसला देने वाले थे वो थे एच.एन. खन्ना, उन्हीं का फैसला सही था। बाकी के जो 4 जो जज थे उस पैनल में, सारे लोगों के फैसले गलत थे, अर्थात ए.एन. रे, जस्टिस विवेक, वाई.एन. चंद्रचूड़ और पी.एन. भगवती। तो यहाँ से इन 2 मामलों को देखने के बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारा मूल चर्चा का जो विषय है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस। यह 1978 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक विवेचना की गई थी, और क्या मामला है उसको जानते हैं। विवेचना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, विवेचना सिर्फ की थी। तो मामला क्या हुआ था कि इमरजेंसी खत्म हुआ, उसके बाद आम चुनाव करवाए गए, कांग्रेस की सरकार चली गई, जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब उसी समय में मेनका गांधी को 1976 में एक पासपोर्ट जारी हुआ था, जिसे 1977 में दिल्ली के रीजनल ऑफिस ने उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया। उसका कोई कारण नहीं बतलाया गया। उन्होंने जब कारण पूछा तो पूछने के बाद भी नहीं बतलाया गया, सिर्फ इतना कहा गया कि यह जनहित में जब्त किया गया है। तो मेनका गांधी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची अनुच्छेद 32 के तहत कि मूल अधिकारों का हमारा हनन हो रहा है। अब इसमें उन्होंने चैलेंज क्या किया, तो अनुच्छेद 14 का हवाला दिया, और जिस आधार पे उनके पासपोर्ट को जब्त किया गया था उस कानून को, अर्थात पासपोर्ट अधिनियम 1967 के धारा 10(3)(c) का हवाला दिया। इसका उन्होंने चुनौती दिया। शुरू में अनुच्छेद 14 का ही हवाला दिया था, बाद में उन्होंने हल्फनामा देकर 19(1)(a) और (h) और साथ में अनुच्छेद 21 का भी हवाला दिया। अनुच्छेद 14 के तहत उनका कहना था कि हमें विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, जो कि हर व्यक्ति का हक है कि समान रूप से संरक्षण प्राप्त होगा, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। 19(1) में क्या कहना है उनका कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। वो किस प्रकार से, तो उन्होंने एक आधार दिया था पासपोर्ट का कि वो तो विदेश जाने के लिए होता है, और वो जो हम विदेश जा रहे हैं वो अपने व्यवसाय से जुड़े मामलों को लेकर जा रहे हैं। तो इसमें उनका कहना था कि इसमें हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है, और रोजगार से संबंधित हम जा रहे हैं विदेश में, तो वो भी हमें बाहर जाने की स्वतंत्रता है। और साथ में 21 का, अर्थात जीवन का घूमना, जो निर्बाध भ्रमण का एक अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, उसका भी हनन हो रहा है। उससे उन्होंने कहा कि यह जीवन का एक मूल अधिकार है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की एक बेंच बनाई। इस बेंच ने एक विवेचना किया इस केस पे। तो क्या किया, तो सबसे पहले बतलाया गया कि नैसर्गिक न्याय इस मामले में नहीं हुआ। नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति अगर कुछ अपराध करता है तो बिना उसकी बातों को जाने हुए या बिना सुनवाई का मौका दिए हुए अगर कार्रवाई अगर हो जाती है तो इसे कहते हैं कि अनैसर्गिक न्याय हुआ है। अर्थात बिना सुने हुए अगर
या इस मामले में यही हुआ था कि मेनका गांधी की बातों को सुना नहीं गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी व्यक्ति के पहले अपराध की जांच परख कर लेनी चाहिए, उसे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, तब उसे दंडित किया जाना चाहिए। तो एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को यहाँ पे स्थापित किया गया था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विदेश भ्रमण सिर्फ घूमने के लिए या मौज मस्ती के लिए अगर कोई जा रहा है तो वो स्वतंत्रता नहीं है, परंतु अगर कोई रोजगार या कारोबार से संबंधित मामलों के लिए बाहर जा रहा है तो इसके लिए उसे विदेश जाने की भी स्वतंत्रता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे सही ठहराया कि अगर बाहर में अगर जाके किसी अन्य देश में अपनी बातों को बोलता है तो उसकी भी स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी शर्त सिर्फ एक है कि जिस देश में वो बोल रहा है उस देश के कानून उसे इजाजत देता हो। तो इस मामले में इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यहाँ पे बतलाया गया था इस केस के मामले में। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी का भी पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता को अगर खतरा महसूस हो रहा हो तो किसी के भी पासपोर्ट को जब्त किया जा सकता है। परंतु यहाँ पे कुछ वैसा कारण नहीं बतलाया गया, कारण नहीं दिया गया है। तो इस चीज की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो एक्चुअल इसमें क्या हुआ था कि जो सरकारी पक्ष थे उनका कहना था कि इमरजेंसी के समय में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनका संबंध कि मेनका गांधी से हो सकता है, तो उसी वजह से इनके पासपोर्ट को जनहित में जब्त कर लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि किस अधिकारी के कहने पे ये कार्रवाई हुई वह भी बताया जाना चाहिए और क्या उसका कारण है, क्या कारण से ऐसा किया गया, कारण तो बतलाना चाहिए, उन्हें समुचित सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके की बातें बतलाई। साथ में यह भी कहा कि कोई भी कानून हो वह मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता हो। अगर वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत भी बनाई गई हो तो सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं सही होनी चाहिए बल्कि कानून को भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन करता हो तो वो सही नहीं है। अर्थात यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सम्यक विधि के अनुसार से इस मामले को देखा गया, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी बतलाया गया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी बतलाया गया। यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट इस अनुसार से भी कानून की व्याख्या कर रहा था। जैसा कि पिछले 2 केसों में हमने देखा कि वहां पे सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को देखा गया था, कानून के गुणवत्ता को नहीं देखा गया था, लेकिन यहाँ पे यह देखा गया। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन की एक बहुत विस्तृत व्याख्या की कि यह इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 और 19 में आने वाले सारे सारे जो अधिकार दिए गए हैं 14 और 19 के, वह खुद ब खुद 21 में शामिल हो जाते हैं। और जीवन जो है वो गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। जीवन का मतलब पशु तुल्य जीवन नहीं है। तो इस मामले के बाद में 2-3 बहुत बड़े प्रभाव हुए। पहला प्रभाव तो क्या हुआ, तो कोई भी कानून को अब परखा जाने लगा सम्यक विधि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कसौटी पर कि कानून को सही भी होना चाहिए, सिर्फ प्रक्रिया ही सही नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे के इंटेंट को भी देखा जाना चाहिए कि क्या है, मंशा भी देखी जाने लगी। दूसरी बात कि जीवन के परिभाषा को बहुत व्यापक कर दिया गया, जैसे निजता को भी मान लिया गया, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार, सोने का अधिकार, शोरगुल वाला माहौल नहीं होना चाहिए रात में, बिजली का, स्वास्थ्य का अधिकार, हथकड़ी नहीं लगाए जाने का अधिकार, तो सूचना पाने का अधिकार। तो ये बहुत 35-40 कुछ ऐसे विषय जो हैं सो
डाले गए हैं, जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो इस फैसले ने जीवन के अधिकार को बहुत व्यापक बना दिया। इसके बाद एक और यहाँ से चलन स्टार्ट हुआ, वो था PIL अर्थात जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित से जुड़े हुए मामलों में जो दायर की याचिकाएं दायर की जाती है। तो इस केस के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अभी तक जो है सो यह अब आम लोगों के लिए भी एक सहज हो गया कि अगर किसी चीज़ में वो कुछ करवाना चाहते हैं और शासन अगर नहीं कर रही है तो वो PIL दाखिल कर सकता है। जैसे अतिक्रमण हटवाना, सड़क बनवाना, इन सबों से संबंधित भी PIL दायर किए गए हैं। न्यायिक सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मेनका गांधी के बाद में न्यायालय और भी ज़्यादा सक्रिय हो गया और जनहित से जुड़े हुए मामले पर स्वतः संज्ञान भी लेने लगा। इसके बाद जो है सो कानून की अब जो जांच परख होती है, अगर चुनौती उसे दी जाती है तो तीनों ही कसौटियों पर परखा जाता है कि कानून विधि के अनुसार सही है, विधि की प्रक्रिया को अपनाकर बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसमें है कि नहीं है। उसके बाद नैसर्गिक न्याय को भी एक देखा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई और इस मामले के बाद में करीब 200 से ज़्यादा बार सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला दिया है अन्य मामलों में। सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में इस अन्य इसके बाद आने वाले मामलों में। तो ये इसका प्रभाव बहुत व्यापक था। अब आते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि इस मामले में 7 जजों की जो बेंच बनाई गई थी तो उसने कोई फैसला नहीं दिया था, कोई निर्णय नहीं सुनाया था, सिर्फ एक विवेचना की गई थी। उसका कारण क्या था कि उस समय के भारत के महान न्यायवादी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया था और उसमें कहा था कि समुचित इस मामले का अर्थात मेनका गांधी के मामले की समुचित जांच की जाएगी और पेटिशनर को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। तो 78 का ये मामला था, अर्थात 78 में ये डिस्पोजल हुआ और बाद में मेनका गांधी के पासपोर्ट को फिर से जारी कर दिया गया था। तो यही था पूरा मामला। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन वाली बेल ज़रूर बजा देंगे। धन्यवाद।